गुड इवनिंग हमारे क्लास 9-10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे प्रोनाउन के सेक्शन पे चलेंगे। मींस प्रोनाउन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, आज हम लोग इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। आपको एक ही क्लास में प्रोनाउन के बारे में सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर देंगे। ये प्यारे बच्चों आपकी ग्रामर की 12वीं क्लास है। इसके पहले 11 क्लास ग्रामर की चल चुकी है, जिसमें हमने जो है आपका जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस करा चुके हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट करा चुके हैं, और आपका नाउन का पोर्शन मींस पार्ट ऑफ स्पीच में आपका नाउन का पोर्शन कंप्लीट करा चुके हैं। यदि इसमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 10th में है तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासें शेड्यूल वाइज लगी होंगी, तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से क्लास 9 की भी प्लेलिस्ट बनी है, आप अपनी प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करके वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग आज के जो है आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज का सेशन, आज की क्लास क्या होगा, प्रोनाउन के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग प्रोनाउन के सेक्शन पे आते हैं। और प्रोनाउन के सेक्शन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 9-10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से अब हम लोग शुरू करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं प्रोनाउन, लिखे हुए हैं मींस आपका इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम। प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या डिफिनीशन इसके लिखे हुए हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं, में सर्वनाम कहते हैं। ये आप बेसिक डेफिनेशन है, इसे आप बचपन से पढ़ते चले आए होंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, मीन्स प्रोनाउन कहते हैं। मीन्स जो है हो जाएगा, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मीन्स जो नाउन के स्थान पे प्रयुक्त होता है उसी को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन थी, इसे बताने की आपको जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है आपको नियमता बता दिए हुए हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखे हुए हैं, यहाँ पर एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करिएगा। राधा फेल्ड मीन्स राधा असफल हो गई, बिकॉज क्योंकि सी डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। आप यार यहाँ पर राधा क्या था, राधा नाउन था, लेकिन यहाँ पर राधा के लिए हमने क्या लिख दिए हुए हैं, सी लिख दिए हुए हैं ना। मीन्स राधा फेल्ड, राधा असफल हो गई, बिकॉज क्योंकि सी डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। अब उसने कौन है, उसने कौन है, राधा ही है ना। तो मीन्स राधा के स्थान पे हमने यहाँ पर सी का प्रयोग कर दिए, तो आपका नाउन के स्थान पे आपने प्रयोग किया हुआ है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। तो इसलिए हमने सी को क्या दिखाए हुए हैं, प्रोनाउन दिखाए हुए हैं। यही तो हो गया आपका, नाउन के स्थान पे जो प्रयुक्त हो उसी को प्रोनाउन कहते हैं। तो इसलिए आपका ए प्यारे बच्चों प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हमने लिखे हुए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, मींस प्रोनाउन के प्रकार, मींस प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं। वैसे तो आप प्रोनाउन को देखोगे तो 6 प्रकार के होते हैं, कई कई किताबों में आपको 6 प्रकार के दिखेंगे, और कई किताबों में आपको 9 प्रकार के दिखेंगे, और कई किताबों में आपको 10 प्रकार के दिखेंगे। तो प्यारे बच्चों हमने हाईएस्ट वाले जो होते हैं 10 प्रकार, हमने उसी 10 प्रकार को लिए हुए हैं, ताकि आपको कोई भी प्रोनाउन आपको छूटे ना, सभी प्रोनाउन के बारे में आपको जानकारी हो। हालांकि इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। अगर प्रोनाउन के प्रकार देगा तो मैक्सिमम देता है 6 प्रकार देता है। अगर आपका 6 प्रकार दिया हो 6 प्रकार लगाओगे, 10 प्रकार दिया हो तो 10 प्रकार लगाओगे, दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं इसके निम्न प्रकार होते हैं। अब निम्न प्रकार में देखिए हमने इसके कितने प्रकार लिखे हुए हैं, यहाँ पर दिखाए हुए हैं। पहला हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन, मींस पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला हो गया पर्सनल प्रोनाउन, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मींस संकेतवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तीसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, मींस प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और चौथा है इंडिफिनिट प्रोनाउन, मींस अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। पांचवा है रिलेटिव प्रोनाउन, मींस संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। छठा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, मींस विभाजक वाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे प्यारे बच्चों 7वां है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। और जो ये तो 7वां हो गया। 8वां है इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन को दीर्घतावाचक सर्वनाम बोलते हैं। और 9वां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को परस्परवाचक सर्वनाम बोलते हैं। और लास्ट वाला है आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, मींस विस्मयवाचक सर्वनाम। तो प्यारे बच्चे ये आपके 10 सर्वनाम होते हैं, 10 आपके प्रोनाउन होते हैं। एक बार फिर से देख लेना, पहला प्रोनाउन था आपका पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा जो है इंडेफिनिट,
पांचवां रिलेटिव, छठा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, सातवां आपका रिफ्लेक्सिव और आठवां इंफेटिक प्रोनाउन और नौवां आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन और 10वां और लास्ट वाला आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो प्यारे बच्चे ये हो गए आपके प्रोनाउन के प्रकार हो गए, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हो गए, ये सभी आपके प्रोनाउन होते हैं। इससे ज्यादा प्रोनाउन कहीं भी किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा। तो आप आज हम लोग इसी एक एक करके इन सभी प्रोनाउन के बारे में अध्ययन करेंगे, ताकि आपको कभी भी इन प्रोनाउन को अभी कभी भी आप देखो तो आपका कभी भी जो है इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। इसलिए एक एक करके सभी प्रोनाउन के बारे में एकदम विस्तार से अध्ययन करेंगे। थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। क्लास कितनी लंबी हो रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चे, पहले प्रोनाउन पे शुरू करते हैं। पहला प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। तो जल्दी से हम लोग पर्सनल प्रोनाउन पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हमने लिखे हुए हैं पहला प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन मींस होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर देखिए आपका पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा, इसके बारे में देखिए हमने डेफिनेशन लिखे हुए हैं। वे प्रोनाउन जो वाक्य में किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चे हमने हिंदी से लिखे हुए हैं। हिंदी इसलिए जरूरी है आपको जानना क्योंकि उसी से आपका डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। जिसके माध्यम से पुरुष का बोध होता हो आपका क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, वे प्रोनाउन जो वाक्य में व्यक्ति का बोध कराते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। अगर वाक्य में व्यक्ति का बोध हो रहा है, जो प्रोनाउन करा रहा है उसे क्या कहेंगे, पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। जैसे हमने लिखा हुआ है ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। अब ही मींस कोई व्यक्ति होगा जो दौड़ रहा है। तो अब यहां पर ही तो सिंपल सी बात पहले हो गया, कोई व्यक्ति होगा, व्यक्ति का नाम नहीं दिया हुआ है, तो पहली बात ये हो गया कि प्रोनाउन हो गया। दूसरी बात पर्सनल प्रोनाउन कैसे होगा, क्योंकि ही मींस कोई व्यक्ति ही होगा जो दौड़ रहा होगा ना, ही किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है ना, तो मींस कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो जाहिर सी बात है ही क्या हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, इसलिए आपका ए पर्सनल प्रोनाउन हो गया। दूसरा वी आर बाथिंग, हम सभी नहा रहे हैं। जैसे गौवा में टंकिया उंकिया में जब पनिया उनिया भरा जाता है तो कुल सतवई में मिल के नहाते हैं ना, तो इसलिए लिखे हुए हैं वी आर बाथिंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं। तो अब वी में तो हम कई लोग हो गए ना, वी में जो है हम कई लोग हो गए ना, तो जाहिर सी बात है जब कई लोग हो गए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। पर्सनल प्रोनाउन में व्यक्ति ही दिखाया गया ना, कई लोग जो आप हो वो व्यक्ति ही है ना, तो व्यक्ति है तो मीन सिंपल सी बात है वो क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन हो गई। अब बात आती है पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज वो आ जाती है। अब उम्मीद करते हैं आपको पर्सनल प्रोनाउन तो समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। प्यारे बच्चे यहाँ पर समझने की कोशिश करना, हमने यहाँ पर नोट के पॉइंट को लिखे हुए हैं, नोट के पॉइंट को समझने की कोशिश करना। नोट में हमने लिखा हुआ है पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन एवं 3 केस होते हैं। सिंपल सी बात, इंपॉर्टेंट बात हमने लिखे हुए हैं, क्योंकि ये जो हम लिखने आपको बताने चल रहे हैं इसे आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब आप चलोगे तब भी आपको जरूरत पड़ेगी, और जब आप जो है नरेशन करेंगे मीन्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में पढ़ेंगे तब भी इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए एकदम ध्यान से समझना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चे जो है पर्सनल प्रोनाउन के कितने केस होते हैं, 3 केस होते हैं और 3 पर्सन होते हैं। अब 3 पर्सन आपके कौन कौन से होते हैं, आपको पता है कि एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है और एक क्या होता है, थर्ड पर्सन हो गया। ये आपके 3 पर्सन हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहां पर देखिए हमने साइड में लिखे हुए हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो आपके कितने पर्सन हो गए, 3 पर्सन हो गए। और इनके 3 केस होते हैं। केस मीन्स हो जाएगा सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा पजेसिव केस। तो पर्सनल प्रोनाउन के 3 केस हो गए और 3 इनके पर्सन होते हैं। अब जो है पहले फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई और वी आता है। फर्स्ट पर्सन में आपका आई और वी आता है, इस सब्जेक्टिव केस में होता है, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और इसका पजेसिव केस माई और माइन होता है। मींस आई का जो है सब्जेक्टिव केस आई होता है, ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, पजेसिव केस माई और माइन होता है। दूसरा आपका आता है फर्स्ट पर्सन में वी आपका सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस अस होता है और पजेसिव केस होता है आवर और आवर्स। ये आपके वी के क्या हो गए, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस हो गया। ये तो कहानी हो गई कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी और उनके साथ उनके ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस ये हो गए। अब चलते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन अपने आप में दादा है, केवल अकेला ही रहता है।
ऊपर वाला फर्स्ट पर्सन जो है इट क्या था, फर्स्ट पर्सन पहला आई जो है वो हस्बैंड था, पति था, और उसकी पत्नी वी था, वी थी मीन्स जो है ये आई और वी पति पत्नी, फर्स्ट पर्सन में केवल पति पत्नी, और सेकंड पर्सन में हमारे दादाजी हैं, दादाजी मीन्स इस समय जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री हैं, कुल जो है सेकंड पर्सन के है, काय को कुल अकेला ही है, सिंगल ही है ना, कोनो ब्याह शादी तो नहीं किए हुए है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा सेकंड पर्सन में है, मीन्स यू, इसमें दादा है अपने आप में अकेला ही रहता है, तो अकेले कौन है, यू, यू सिंगल रहता है, मीन्स सेकंड पर्सन में आपका सिंगल आता है, और इसका यू सेकंड पर्सन हो गया, इसका सब्जेक्टिव केस यू हो गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, और पजेसिव केस योर और योर्स होता है, मीन्स यू का पजेसिव केस क्या होता है, योर और योर्स होता है, ये आपका सेकंड पर्सन यू हुआ, यू का ऑब्जेक्टिव केस हमने आपको यू बताया, और पजेसिव केस हमने बताया योर और योर्स बताया। ये हो गया आपका सेकंड पर्सन की कहानी हो गई। अब थर्ड पर्सन ऐसा है कि जिसका खूब लंबा सारा परिवार है, मतलब पति पत्नी के अलावा बच्चे लोग पैदा हो गए हैं, ये किसमें कहानी है, थर्ड पर्सन में है, थर्ड पर्सन में मीन्स पति पत्नी के अलावा कौन पैदा हो गया है, बच्चा पैदा हो गए हैं, ऊपर दुई में तो एक तो पत्नी पत्नी थे, अभी बियाह हुआ था, दूसरे में तो बियाह ही नहीं किया, और तीसरे में बियाह करके बच्चों पैदा कर दिया, और इनके कितने बच्चे, दुईठ बच्चे, दुईठ तो हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, और दुईठ बच्चा हो सकता है, तो प्यारे बच्चे इसमें समझने की कोशिश करना, थर्ड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन में आपका क्या होता है, तीन चार होते हैं, थर्ड पर्सन में आपके चार होते हैं, पहला हो गया ही, हो गया ही का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, और पजेसिव केस क्या होता है, हिज होता है। इस बात को एकदम कंठस्थ कर लेना, जितना अभी बता रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, ग्रामर के लिए आपको एक ग्रामर की जान कह सकते हो, ये जो केस और पर्सन बता रहे हैं आपको, ठीक है, ही आपका हो गया, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया, पजेसिव केस हिज हो गया, और उसके बाद दूसरा है सी, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, और इसका पजेसिव केस क्या होता है, हर और हर्ष होता है, इसका पजेसिव केस हर और हर्ष होता है, और तीसरा है इट, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है, और इसका पजेसिव केस क्या होता है, इट्स होता है, ये आपका थर्ड पर्सन हो गया, और उसके जो ये आपका क्या हो गया, थर्ड पर्सन में एक और बच्चा है, दे बचा हुआ है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, और इसका पजेसिव केस दियर और दियर्स होता है। तो सिंपल सी बात हो गई प्यारे बच्चे, थर्ड पर्सन में आपका ही सी इट दे आता है, और इनका जो है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस का मतलब क्या है। प्यारे बच्चे, यदि आप जो सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयुक्त करेंगे तो आपको ये जो सब्जेक्टिव केस लिखे हुए हैं उनका प्रयोग करना पड़ेगा। यदि आप ऑब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग कर रहे हैं प्रोनाउन का, तो यहाँ पर जो हमने ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन लिखे हुए हैं आपको उनका प्रयोग करना पड़ेगा। और यदि आप पजेसिव केस में प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं, मीन्स पजेसिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग यूज कर रहे हैं आप अपने वाक्य में, तो यहाँ पर जो पजेसिव केस के प्रोनाउन लिखे हुए हैं उसे आपका प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये प्यारे बच्चे आपका हो गया, तीन पर्सन हो गए प्रोनाउन के, और उनके तीनों केस हो गए, और तीनों केस तीनों पर्सन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आपके दिमाग में ये सारी चीजें छप जानी चाहिए, ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं। अब चलते हैं इसके नोट के पॉइंट में चलते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेशन है। अब हम लोग उस टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चे हमने लिखे हुए हैं, एक नोट का पॉइंट लिखे हुए हैं, पहला नोट का पॉइंट लिखे हुए हैं, माइन हो गया, आवर्स हो गया, योर्स हो गया, हर्ष हो गया, दियर्स का प्रयोग वर्ब के पश्चात होता है। प्यारे बच्चे इस बात को समझने की कोशिश करना, जो हमने पजेसिव केस में आपको अभी बताए, माइन हो गया, आवर्स हो गया, योर्स हो गया, हर्ष हो गया, दियर्स हो गया, इनका प्रयोग हमेशा वर्ब के पश्चात होता है। जैसे हमने कहा दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है, तो आपने इज के बाद माइन का प्रयोग किया ना, इज आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, और वर्ब के बाद आपने माइन का प्रयोग किया, मींस इन पजेसिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग आप हमेशा जो है किसके बात करेंगे, वर्ब के बात करेंगे। तो क्या हो गया, दिस बुक इज माइन, यह किताब किसकी हो गई, मेरी हो गई, तो आपने वर्ब के बाद माइन का प्रयोग किया। दूसरा हमने लिखे हुए दिस स्कूल इज आवर्स, यह स्कूल हम सभी का है, तो प्यारे बच्चे इज के बाद आपने आवर्स का प्रयोग किया हुआ है, तो यहाँ पर सिंपल से कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, आपका एक कौन सा केस का हो जाएगा, पॉजेसिव केस का प्रोनाउन आपका इस तरह से आपने वर्ब के बाद प्रयोग किए हुए हैं। ये आपका पहला पॉइंट हो गया और पहला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसका नोट का सेकंड पॉइंट। और नोट के सेकंड पॉइंट पे चलने से पहले जो नीचवा बटनियां दिख रही होगी ना, यूट्यूब डायमंड एकेडमी क्लासेस, दनादन उस पर दबा लो। जो लोग दबाए नहीं हो ना, चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, जल्दी से सब्सक्राइब करके ढंग से पढ़ो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, रूल इसके नोट के सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे आपका नोट का सेकंड पॉइंट लिखे हुए हैं और इतना महत्वपूर्ण चीजें लेके चल रहे हैं प्यारे बच्चे। ये आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां इंग्लिश पूछी जाती है वहां के तह तक पढ़ा रहे हैं। ये केवल 9th और 10th के लिए नहीं है। आप कभी भी इंग्लिश अगर पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको मेरी सारी बातें याद आएंगी। इतना तह से आपको लेके चल रहे हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए नोट के पॉइंट नंबर 2 को देखिए। अधिकांश पर्सनल प्रोनाउन के पजेसिव केस माई, आवर, योर, हिज, हर पजेसिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं क्योंकि वे नाउन के साथ साथ एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। प्यारे बच्चे ये जो हमने लिखे हुए हैं, माई लिखा हुआ है, आवर लिखा है, योर लिखा हुआ है, हिज लिखे हुए हैं, हर लिखे हुए हैं, ये पजेसिव एडजेक्टिव भी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। तो प्यारे बच्चे ये हमने एडजेक्टिव के सेशन में इसे आपको एक बार फिर बताएंगे, लेकिन पुनः एक बार यहाँ बता देते हैं कि एडजेक्टिव वाले सेशन में एक बार बताएंगे और तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ जैसे हमने लिखा दिस इज हर पेन, यह उसकी पेन है, तो पेन पर हर ने अधिकार दिखाया ना, उसको मॉडिफाई किया ना, अधिकार दिखाया और मॉडिफाई किया, इसलिए हर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हुआ है, यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे दीज आर योर बुक्स, बुक्स पर किसने अधिकार दिखाया, योर ने, और योर यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है बुक्स को, तो इसलिए योर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और जो है इसने अधिकार दिखाया हुआ है तो इसलिए हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा जब कल क्लास लेंगे, एडजेक्टिव वाली क्लास लेंगे, तब आपको जो है अच्छे से और समझ में आ जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव का एक प्रकार होता है पजेसिव एडजेक्टिव, तो वहां पर भी एक बार आपको और अच्छे से समझाएंगे। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चे दूसरा नियम आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो हम लोग तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा नियम क्या है। अब तीसरे नियम में हमने क्या लिखे हुए हैं उसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। प्यारे बच्चे आपको पता है इट का प्रयोग आप काफी मिलता है, आपको इट का प्रयोग काफी मिलता है, वाक्य में आप इट का प्रयोग आपको दिखता होगा कि इट का कहां प्रयोग करें। क्योंकि अभी हमने बताया आपको थर्ड पर्सन में इट का भी प्रयोग हमने आपको बताए हुए हैं, तो अब इट का प्रयोग कहां करेंगे। तो अब यहां पर हमने लिखे हुए हैं इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं, पशुओं, पक्षियों, छोटे बच्चों, मौसम आदि का उल्लेख करने के लिए होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चे। इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं, पशुओं, पक्षियों, छोटे बच्चों, मौसम आदि का उल्लेख करने के लिए होता है। उल्लेख करना मतलब व्याख्या करने के लिए होता है। बतिया समझ में आ रही है ना, दिमागों में एकदम घुसाते चलो और कौनो बात दिमाग में मत लेके चलना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, नहीं तो समझ में हमारी बात नहीं आएगी। हम जब पढ़ा रहे होते हैं ना तो केवल हमारे तक दिमाग कंसंट्रेट किया करो, माई बाऊ को मत याद किया करो, माई बाऊ या फिर और कौनो कोई हो ना तो उसको भी ना याद किया करो, केवल हम ही की याद किया करो। अब प्यारे बच्चे यहाँ पर बात समझने की कोशिश करना कि हमने लिखे हुए इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं, पशुओं, पक्षियों, छोटे बच्चों, मौसम आदि का उल्लेख करने के लिए होता है। जैसे हमने लिखा इट इज ए स्मॉल बेबी, यह छोटा सा बच्चा है। अब बच्चे में कोई भी हो सकता है, बेबी आपका कॉमन जेंडर होता है, बेबी आपका कॉमन जेंडर, बच्चे में बच्ची भी हो सकती है, मींस लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो इट इज ए स्मॉल बेबी, यह छोटा सा बच्चा है। आप प्यारे बच्चे यहाँ पर समझे, हमने यही तो लिखे हुए हैं, छोटे बच्चों के लिए आप इट का प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पर ही सी नहीं लगाएंगे, यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए आपको इट का प्रयोग कर सकते हो। दूसरा हमने लिखा हुआ है वेदर के बारे में, इट इज हॉट टुडे, आज मौसम कैसा है, हॉट है मीन्स एकदम गर्म गर्म मौसम है, गर्म मतलब धूप है, ठीक है। और हार्ट कौनो मत समझ लेना, नहीं तो आप लोग समझते हो हार्ट जैसे कटरीना कैफ हार्ट हो गई, आलिया भट्ट हार्ट हो गई, उन्हें जैसे हार्ट कहते हैं ना तो आप लोग वही हार्ट समझ लेते हो, वो हार्ट नहीं है, यह गर्म वाला हार्ट है, ठीक है। अपना दिमाग सही से यूज करना। इट इज हॉट टुडे, आज मौसम कैसा है, गर्म है। तो मीन्स प्यारे बच्चे यहाँ पर इट किसके लिए प्रयोग हुआ, मौसम के लिए प्रयोग हुआ, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, इट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इट का प्रयोग, मौसम के लिए इट का प्रयोग हो जाएगा। अगला हमने लिखे हुए हैं दिस इज माई पेंसिल, यह मेरी पेंसिल है,
आई बॉट इट स्टरडे, मैंने इसे कल खरीदा। अब इट का प्रयोग हमने पेंसिल के लिए किए हुए हैं, और पेंसिल आपका क्या है, निर्जीव वस्तु है। पेंसिल आपका क्या है, निर्जीव वस्तु है। तो सिंपल सा बात है, हमने आपको समझाए थे, निर्जीव वस्तुओं के लिए भी आप किसका प्रयोग करते हो, आप इट का प्रयोग करते हो। आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया, दिस इज माई पेंसिल, आई बॉट इट स्टरडे, मैंने इसे जो है स्टरडे मीन्स बीते हुए कल को खरीदा हुआ था। तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, इट का प्रयोग हो गए। और बाकी जो बचे हुए हैं पशु पक्षी, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जहां पर इस तरह से आपको बोध कराना हो, तो आप इट का प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इसी बीच में आपका इट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इट का प्रयोग कहां करते हैं। तो प्यार बच्चे, ये सारी चीजें आपको पर्सनल प्रोनाउन में देखने को मिली, ये सारी चीजें आपको पर्सनल प्रोनाउन में देखने की मिली। तो आपका अभी आपका पहला प्रोनाउन कंप्लीट हुआ, जिसे बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो प्यार बच्चे, पर्सनल प्रोनाउन आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग दूसरे प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दूसरा प्रोनाउन क्या है। अब यहां पर समझने की कोशिश करना, हमने दूसरा लिखे हुए हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हमने दूसरा लिखा हुआ है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसे हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक। देखो हमने गलत लिख दिया हुआ भैया, संकेतवाचक लिख दिए हुए हैं, तो आप इसे ढंग से लिखना, संकेतवाचक लिखना, गलती वलती ना करना। सर जी अगर थोड़ा बहुत गलत वलत कर दिया करे ना, तो उसे सुधार लिया करो, क्योंकि आप पढ़ करके सर जी से तेज हो सकते हैं, ठीक है। तो सर जी जैसे गलती ना करना, तो संकेतवाचक को संकेतवाचक लिखना, संकेतवाचक मत लिखना। तो प्यारे बच्चे, हम लोग आ जाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन संकेतवाचक सर्वनाम। अब संकेतवाचक सर्वनाम को समझते हैं, देखते हैं संकेतवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। अब हमने इसमें डेफिनेशन क्या लिखे हुए हैं, जो प्रोनाउंस मींस वे प्रोनाउंस जो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं, मींस ऐसे प्रोनाउन जो व्यक्तियों और वस्तुओं की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं, वे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। मींस अगर ऐसा कोई प्रोनाउन है जो किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत कर रहा है, तो आपका वह क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आपके होते हैं, वो होते हैं आपका दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है, दोज होते हैं। यही चार आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। और आपको एडजेक्टिव वाले सेशन में इसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बताएंगे, आपको वहां पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका प्रयोग दिस दैट दीज दोज का प्रयोग एडजेक्टिव की तरफ भी करते हैं, लेकिन यहां पर बात हो रही है प्रोनाउन की तरह। मींस ये आपके दिस दैट दीज दोज क्या हो गए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गए, क्योंकि ये संकेत करते हैं। अब कैसे संकेत करेंगे, तो जल्दी से हम लोग एग्जांपल देखते हैं। दिस इज अ बुक, यह एक पुस्तक है, दिस इज अ बुक, यह पुस्तक है। तो दिस ने क्या किया, बुक की तरफ इशारा किया, संकेत किया ना कि दिस इज अ बुक, यह पुस्तक है। तो आपने कहा कि दिस इज अ बुक, यह पुस्तक है, तो मीन्स आपने पुस्तक की तरफ इशारा किया, संकेत किया ना। तो जाहिर सी बात है, दिस के माध्यम से आपने क्या किया, संकेत किया, तो आपका क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगला है दोज आर फ्लावर्स, जो दूर है ना, दोज मीन्स दूर के लिए प्रयोग करते हैं और प्लूरल होता है। दोज आर फ्लावर्स, वे जो है फ्लावर्स फूल हैं। तो अब वे फूल हैं, तो मीन्स आपका क्या हो गया, उन फूलों की तरफ आपने इशारा किया, इंडिकेट किया ना, तो आपका क्या हो जाएगा, दोज आर फ्लावर्स में दोज क्या हो जाएगा, आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात होते हैं कि आपके दिस दैट दीज दोज, ये चार आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, और इनका काम क्या होता है, संकेत करना ही इनका काम होता है। अगर हमने कहा दिस इज माई वाइफ, यह हमारी पत्नी है, दिस इज माई वाइफ, अगर हमने कहा दिस इज माई वाइफ, हमारी पत्नी है, तो हमने हमारी पत्नी की तरफ क्या किया, इशारा किया। तो यहां भी क्या हो जाएगा, दिस क्या हो जाएगा, आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। हालांकि भैया हमारी अभी कोनो पत्नी वतनी नहीं, कोनो बिया हुआ नहीं हुआ है, केवल हमने एग्जाम्पल समझाया हुआ है, ठीक है। और आप लोग भी समझना, एग्जाम्पल तक समझना, मेहरारू को मत मान लेना कि सही सही हमारी शादी हो गई है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, ये हो गया आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। उम्मीद करते हैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। सिंपल सी बात हमने बताया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में संकेत करने की बात होती है, और संकेत किसके माध्यम से करेंगे, दिस दैट दीज दोज के माध्यम से संकेत करेंगे। और दिस और दैट नजदीक के लिए होता है, दिस और दीज ये नजदीक के लिए होता है, दैट और दोज आपका क्या होता है, दूर के लिए होता है। और दिस और दैट सिंगुलर होता है, दीज और दोज क्या होता है, प्लूरल होता है।
तो प्यारे बच्चे ये हो गया आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन थी हमने पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे दिए हुए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रोनाउन क्या है। और तीसरे प्रोनाउन की तरफ बढ़ने से पहले नीचे आपको कुछ दिख रहा होगा, यूट्यूब डायमंड एकेडमी क्लासेस चैनल का नाम दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना, नहीं सब्सक्राइब किए होगे तो। आगे चलते हैं तीसरे प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रोनाउन क्या है। यहाँ पे प्यारे बच्चों हमने तीसरे प्रोनाउन के लिखे हुए इंट्रागेटिव प्रोनाउन मींस प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो है इंट्रागेटिव मींस प्रश्नवाचक प्रोनाउन मींस सर्वनाम। अब ऐसे प्रोनाउन होंगे जो जिसके माध्यम से प्रश्न का बोध होता होगा। अब इसमें हमने क्या लिखे हुए हैं, जब शब्द वाट, हु, हुम, विच, हुज वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं तो इन्हें इंट्रागेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो सिंपल सी बात हो गया, वाट, हु, हुम, विच, हुज के द्वारा जब वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है तो उसे बोलते हैं इंट्रागेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट बहुत टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे हमने कहा व्हाट इज दिस, यह क्या है, मींस हमने पूछा व्हाट इज दिस, यह क्या है, तो हमने दिस के बारे में व्हाट से पूछा ना, तो व्हाट क्या हो जाएगा, इंट्रागेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। हु रोट दिस बुक, किसने इस पुस्तक को लिखा, तो किसने लिखा हुआ है, हु मींस किसने इस पुस्तक को लिखा हुआ है, किसने मींस कोई व्यक्ति होगा, व्यक्ति मींस नाउन होगा, और नाउन के स्थान पे हमने हु का प्रयोग किया हुआ है, मींस इंट्रागेटिव शब्द का प्रयोग किया हुआ है, तो इसलिए कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, इंट्रागेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। बतिया को समझना है कि इंट्रागेटिव प्रोनाउन कैसे हो रहा है। जैसे लिखा आपने हु रोट दिस बुक, किसने, हु रोट किसने लिखा, दिस बुक मींस इस पुस्तक को, इस पुस्तक को किसने लिखा। अब ये आपके सामने सवाल है, आप मतलब कोई व्यक्ति ही लिखा होगा ना, आपने उस व्यक्ति के लिए हु का प्रयोग किया, हु का प्रयोग किया तो हु क्या है, इंट्रागेटिव शब्द है, मींस क्या हो जाएगा, इंट्रागेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में हमारी बात घुस गई होगी, हमारी बात घुस गई होगी दिमाग में आपके, तो समझ जाएंगे कि आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन गया है। तो प्यारे बच्चे ये हो गया आपका इंट्रागेटिव प्रोनाउन हो गया, मींस जब व्हाट, हु, हुम, विच, हुज के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहां पर आपके क्या होता है, इंट्रागेटिव प्रोनाउन होता है। और यहां पर जो हमने दिस लिखे हुए हैं, पहले में दिस आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन है, लेकिन दूसरा वाला दिस बुक है, ये आपका एडजेक्टिव है। एक कॉन्सेप्ट आपका एडजेक्टिव वाला एडजेक्टिव में क्लियर करेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि बुक को मॉडिफाई किया हुआ है, बुक आपका नाउन हो गया, नाउन को जो मॉडिफाई करे वही एडजेक्टिव होता है, तो इसलिए दिस यहां पर क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर दिस के बाद दिस, दैट, दिस, दोज के बाद कोई जो है नाउन आ जा रहा है तो सिंपल सी बात तब वो एडजेक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर जो है केवल दिस, दैट, दिस, दोज आया, उसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आया है तो आपका तब क्या होता है, वो आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। हालांकि प्रोनाउन जो एडजेक्टिव वाले सेक्शन में एक बार और आपको इसके बारे में क्लियर करेंगे। तो प्यारे बच्चे ये हो गया आपका इंट्रागेटिव प्रोनाउन हो गया। उम्मीद करते हैं आपको इंट्रागेटिव प्रोनाउन के बारे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं चौथे जो है प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका चौथा प्रोनाउन क्या है। प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए हमने चौथे प्रोनाउन लिखे हुए हैं। चौथा प्रोनाउन क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन मींस अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब भैया हमने क्या लिख दिया हुआ, इंडेफिनिट प्रोनाउन मींस अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का होगा, अब इसमें हम लोग देखेंगे तभी पता चलेगा ना। तो देखो धनाधन, देखो आप लोग समय को इधर उधर कर देते हो। यहाँ देखो क्या लिखे हुए हैं, जिन प्रोनाउन से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं होता है वे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। प्यारे बच्चे बात समझने की कोशिश करना, इसका हिंदी क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम मींस जो निश्चित ना हो सर्वनाम वही क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मींस जिन प्रोनाउन से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं होता है वही आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे अगर आपको किसी वाक्य में नन मिल जाए, नन मींस कोई नहीं, आप जो है आपका कोई निश्चित हुआ, नन में कोई निश्चित हुआ, नहीं निश्चित हुआ ना, आपने किसी को क्लियर नहीं कर पाया ना कौन है, नन मींस कोई नहीं, तो आप यहां पर क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट हो जाएगा। आल मींस सभी, अब सभी में तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे, सभी में इंडिविजुअली किसे कह रहे हो, तो ए भी आपका क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट हो जाएगा। फ्यू में भी क्लियर नहीं कर पाए, अदर्स में भी क्लियर नहीं कर पाए, नथिंग मींस कोई नहीं, समथिंग मींस कुछ, समवन मींस जो है कोई, एनीबॉडी मींस कोई, नोबॉडी मींस कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे इन सभी के माध्यम से आपने प्रोनाउन को क्लियर नहीं कर पाए कि कितने हैं कितने नहीं है, आपने निश्चित नहीं कर पाए, और निश्चित अगर न कर पाओ तो उसी का नाम तो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसी का नाम क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम मींस इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या हो गए, एक किसी निश्चित वस्तु, जो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, एक किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं।
मीन्स ये अनिश्चित व्यक्ति या बोध का अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, उसी को क्या कहेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। आपको जो नीचे हमने लिखे हुए हैं नन, ऑल, फ्यू, अदर्स, नथिंग, समथिंग, समवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, ये कहीं आपको दिख जाए तो आप अर्थ के अनुसार जो है आप सेंस निकाल लेना कि भैया ये कौन से प्रोनाउन हो सकते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो सकते हैं, क्योंकि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे, क्योंकि ये निश्चित नहीं बता रहे हैं। तो आपका ये होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। और आप किसी वाक्य के अर्थ के अनुसार प्रोनाउन क्लियर करते हैं, क्योंकि कई जगह जो है वही शब्द होगा लेकिन कुछ और अर्थ दे देगा, तो इसलिए आप समझोगे कि पहले प्रोनाउन का काम कर रहा है नहीं कर रहा है तो आप तब उसे क्लियर करोगे कि कौन सा प्रोनाउन है। ठीक है, पहले इस बात को समझ लिया करो कि प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है कि जो किसी नाउन के स्थान पे प्रयुक्त होना ही प्रोनाउन कहलाता है, तो आप पहले उस बात को क्लियर कर लिया करो कि क्या यह किसी नाउन के स्थान पे प्रयुक्त हो रहा है, उसके बाद ही क्लियर करो कि ये जो है आपका कौन सा प्रोनाउन है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। तो प्यारे बच्चे ये आपका चौथा हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब हम लोग पांचवें की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका पांचवा क्या है। पांचवा यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब बात समझने की कोशिश करना है प्यारे बच्चे, हमने रिलेटिव प्रोनाउन लिखे हुए हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। हमने इसका हिंदी लिखे हुए हैं संबंधवाचक सर्वनाम, इसलिए बार बार कह रहे हैं आपको हिंदी तैयार करना अवश्य है, मस्ट है। क्यों मस्ट है, क्योंकि आपको उसी के माध्यम से आधे अर्थ समझ जाते हैं कि उसमें क्या होने वाला है। अब इसमें क्या होगा, रिलेटिव मीन्स संबंध बताएंगे, मीन्स एक नाउन का दूसरे नाउन से हो सकता है संबंध हो, कैसा संबंध होगा जल्दी से यहाँ पर देखते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में सामान्यतः क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग दो समान उपवाक्यों में संज्ञा का संबंध प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। सिंपल सी बात वही हमने जो बताए हुए हैं। इसमें रिलेटिव प्रोनाउन में कौन से शब्द होंगे, क्वेश्चन वर्ड होंगे, क्वेश्चन वर्ड होंगे। इस बात को समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन वर्ड के माध्यम से दो उपवाक्यों को जोड़ा जाता है और वह किसी दूसरे संज्ञा को, किसी दूसरे नाउन को क्या कर रहा होगा, वहां पर उसका संबंध बता रहा होगा, तो वही हो जाएगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे यहां पर हमने लिखे हुए हैं, यहां पर बात समझने की कोशिश करना, हमने लिखे हुए हैं दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, हु शोड मी अ पिक्चर, जिसने मुझे एक तस्वीर दिखाया हुआ था। भैया यहाँ हु किसके लिए प्रयोग हुआ है, बॉय के लिए प्रयोग हुआ है ना, और बॉय आपका क्या है, बॉय नाउन है, तो मीन्स नाउन के लिए हु प्रयोग किया गया है, तो जाहिर सी बात है वही तो हमने बताए हुए थे, जो नाउन के स्थान पे प्रयुक्त हो उसी को कहते हैं प्रोनाउन कहते हैं। तो ये हु आपका क्या हो जाएगा, और संबंध दिखा रहा है इसने, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, हु शोड मी अ पिक्चर, जिसने मुझे तस्वीर दिखाया, जिसने मुझे तस्वीर दिखाया, और उस बच्चे में संबंध किसने दिखाया, हु ने दिखाया, संबंध दिखाया, नाउन के स्थान पर प्रयुक्त हुआ, तो आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो सिंपल सा हो गया, दिस इज द बॉय हु शोड मी अ पिक्चर। प्यारे बच्चे ये क्या हो जाएगा आपका, हु हो जाएगा, सिंपल सा हु यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चे, क्योंकि बहुत सारे टीचर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इंटरगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में क्लियर नहीं कर पाते हैं कि क्या होगा। इसके माध्यम से आप संबंध बता रहे होते हो, वहां इंटरगेटिव प्रोनाउन दूसरा होता है, वो भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा लेकिन उसका अलग अर्थ देता है, लेकिन यहां पर संबंध के माध्यम से भाव प्रकट होता है। तो अगर संबंध बता रहा है और किसी नाउन के स्थान पे प्रयुक्त हुआ है तो आप समझोगे कि भैया उसे क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल और लिखे हुए हैं, आई गॉट द पेन, मैंने पेन को पाया, विच वॉज लास्ट स्टरडे, जो कल क्या हो गई थी, खो गई थी। मैंने उस पेन को पाया जो कल क्या हो गई थी, खो गई थी। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर पेन के लिए क्या प्रयोग किए हुए, विच का प्रयोग किए हुए है ना, और संबंध बता रहे हो उस पेन और जो खोई हुई पेन पाई हुई है उस पीस के बीच संबंध बता रहे हो, और संबंध बताने के लिए आपने विच का प्रयोग किया। विच किसके लिए आया हुआ है, पेन के लिए आया हुआ है, तो मीन्स इसने प्रोनाउन का काम किया, प्रोनाउन का काम किया, संबंध बताया, तो आपका कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, आई गॉट दी पेन विच वाज लास्ट स्टरडे में आपका विच क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, इसने पेन के स्थान पे प्रयुक्त हुआ था और संबंध बताया, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन आपका हुआ था। तो प्यारे बच्चे उम्मीद करते हैं पांचवा कॉन्सेप्ट आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन का था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो हम लोग छठे प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका छठा प्रोनाउन क्या है।
और छठे प्रोनाउन की तरफ बढ़ने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 9 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चे आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए सारे मैटर तैयार करते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना है। खास करके ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाना है जो बच्चे स्कूल कोचिंग नहीं जा पाते हैं, जो कोचिंग की फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन बच्चे तक आपको सभी बच्चों तक शेयर करना है प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब हम लोग बढ़ते हैं छठे प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं छठा प्रोनाउन क्या है। अब यहाँ पर देखिए हमने छठा प्रोनाउन लिखे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मींस विभाजक वाचक सर्वनाम। तो प्यारे बच्चे इसका नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि विभाजक वाचक मींस जो विभाजन बता रहा होगा उसी को बोलते होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते होंगे। तो अब यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। मींस आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कौन आते हैं, ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, ये आपके 3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। और यह प्रोनाउन वाक्य में आए हुए व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराते हैं। मीन्स जो भी आपके व्यक्ति आए होंगे या वस्तु आए होंगे, जिसको भी यह उस वाक्य में मॉडिफाई कर रहे होंगे, उसमें से प्रत्येक का वो जो है प्रत्येक का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं। और ये सदैव सिंगुलर में होते हैं। मीन्स जब जो है प्रत्येक का बोध करा रहे, एक एक का करा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक इसमें प्रयोग होंगे, सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। ये आपका क्या हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। आप यार बच्चे यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करना। जैसे हमने लिखा ईच ऑफ दी बॉयज गेट्स अ प्राइज, मीन्स सभी बच्चे क्या पाए, पुरस्कार पाए। और ईच ऑफ दी बॉयज मीन्स एक एक करके सभी बच्चे, मीन्स एक एक करके सभी बच्चे क्या पाए, पुरस्कार पाए। तो ईच यहाँ पर सिंगुलर है तो इसलिए सिंगुलर वर्ब लेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर इसने जो है क्या दिखाया, प्रत्येक को दिखाया ना, प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को दिखाया, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को दिखा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे हमने कहा नाइदर ऑफ टू हाउसेज इज गुड, मीन्स जो दुइठियां घर पर है, नाइदर ऑफ दी टू हाउसेस, मतलब ये जो दुइठियां घरा है इज गुड मीन्स कोनो अच्छा नहीं है, मीन्स दोनों में कोनो घर यहाँ पर अच्छा घर नहीं है। तो दोनों में से दोनों को एक एक करके बताया ना, तो मीन्स प्रत्येक को बता रहा है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे एक और हमने लिखे हुए हैं यहाँ पर देखना, रीड आइदर ऑफ दीज बुक्स, मीन्स यहाँ पर रीड आइदर ऑफ दीज बुक्स, यहाँ पर जो किताबें रखी हुई हैं उनमें से एक को क्या करो, रीड करो, पढ़ो। तो हमने उनमें से एक को पढ़ने के लिए कहे हुए हैं, तो एक को पढ़ने के लिए कहे हुए हैं, तो सिंपल सी बात है यहाँ सिंगुलर की बात हुई। तो इसलिए इसीलिए इसे कहते हैं सदैव हमेशा किस में होंगे, सिंगुलर में होते हैं। तो प्यारे बच्चे ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। तो फिर से एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन देख लेना। ईच, आइदर, नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। यह प्रोनाउन वाक्य में आए हुए व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराता है और सदैव किस में होता है, सिंगुलर में होता है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चे आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो हम लोग अगले प्रोनाउन की तरफ बढ़ जाते हैं, देखते हैं आपका अगला प्रोनाउन है क्या। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों, सातवां प्रोनाउन आपका इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है, इसे आप समझने की कोशिश करना। ये बेहतर प्रोनाउन है, इसके आधार पे एक प्रोनाउन और है, ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन इसी के आधार पे है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर हालांकि बहुत आसान है, पढ़ोगे तो बहुत ही मजा आएगा, ठीक है, वैसे तो कुले में मजा आता है लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही मजा आएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स निजवाचक सर्वनाम। अब क्वेश्चन आता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। अब निज मीन्स होता है स्वयं होता है, मीन्स ऐसे कोई प्रोनाउन होंगे जो स्वयं की तरफ ज्यादा इंडिकेट कर रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ कैसे होगा। तो मीन्स इसमें क्या दिए हुए हैं, जब कर्ता के द्वारा किया गया कार्य, बात समझने की कोशिश करना इसकी डेफिनेशन, जब कर्ता के द्वारा किया गया कार्य कर्ता की ओर ही इंगित करे तो इस सर्वनाम का प्रयोग होता है। मीन्स कर्ता के द्वारा जो किया गया कार्य है वो सब्जेक्ट की तरह ही इंडिकेट करे। अब कर्ता मतलब सब्जेक्ट है, आप लोग समझ नहीं पाते हो, हिंदी में बोल देते हैं तो समझ नहीं पाते तो हो, और कभी अंग्रेजी में बोल देंगे तो अंग्रेजी में नहीं समझ पाओगे। कर्ता मतलब सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य स्वयं सब्जेक्ट की तरह ही इंडिकेट करे, मतलब इशारा करे, इंगित करे, तो वहां पर इस सर्वनाम का क्या होता है, प्रयोग होता है। एक वचन में सेल्फ जोड़ते हैं, बहुवचन में सेल्व्स जोड़ते हैं, जोड़ने से यह क्या होता है, बनता है। अब अभी भी बतिया एकदम ढंग से समझ में नहीं आई होगी, लेकिन कौनो बात नहीं है, नहीं समझ में आई है तो कौनो बात नहीं है,
अब कौनो बात नहीं है, तो काहे कौनो बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल जब चलेंगे ना तब भेजे में आपकी बात घुस जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपका भेजवा ना डिफिनीशन से नहीं समझता, आपका भेजा चाहता है कि प्रैक्टिकल सर जी करके दिखाएं। ठीक है, आप लोग बहुत ही प्रैक्टिकल चाहते हो कि सर जी कुल प्रैक्टिकल करके बताएं, तो प्यार बच्चे कौनो बात नहीं है, हम आपको प्रैक्टिकल बताते हैं। यहाँ पर हमने पहले कुछ लिखे हुए हैं, इसको समझ लो, फिर हम एग्जाम्पल से समझाएंगे तो और समझ में आएगा। अब प्यार बच्चे यहाँ पर है माई में जो भी सिंगुलर होगा, सिंगुलर में सेल्फ जोड़ेंगे, प्लूरल में क्या जोड़ना है आपको, सेल्फ जोड़ना है। अब माई आपका सिंगुलर होता है, तो इसी माई में सेल्फ जोड़ेंगे, माई सेल्फ बन जाता है। हिम में जोड़ेंगे तो आपका हिम सेल्फ बन जाएगा, हर में जोड़ेंगे तो हर सेल्फ बन जाएगा। योर आपका सिंगुलर भी होता है, प्लूरल होता है, ये दोनों होता है, योर सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। योर में सेल्फ जोड़ेंगे तो योर सेल्फ बन जाएगा, ओन में सेल्फ जोड़ेंगे तो ओन सेल्फ बन जाएगा, इट में सेल्फ जोड़ेंगे तो इट सेल्फ बन जाएगा। और ये सभी प्यारे बच्चे जो बने हुए हैं ये सिंगुलर नंबर के हैं, मीन्स पहली 3 लाइन जो हमने लिखे हुए हैं ये आपके सिंगुलर नंबर के बने हुए हैं। अभी आपको एपी नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर इसका क्यों बना रहे हैं, ऐसे क्यों बना रहे हैं, अभी बस जितना बता रहे हैं आप उतना समझते चलो, फिर एग्जांपल के माध्यम समझाते हैं। अब प्लूरल में आपके 3 आते हैं प्यारे बच्चे, एक देम होता है, देम में सेल्फ जुड़ता है तो देम सेल्फ हो जाएगा, और उसके बाद योर होता है, योर में सेल्फ जुड़ता है तो योर सेल्फ हो जाएगा, आवर में भी सेल्फ जुड़ता है तो क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ हो जाएगा। ये आपके 3 प्लूरल नंबर के होते हैं। तो प्यारे बच्चे आपका सिंगुलर नंबर में आपको सिर्फ सेल्फ जोड़ने हैं और प्लूरल नंबर में आपके क्या जोड़ने हैं, सेल्फ जोड़ने हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में बनाए रखो, फिर उसके बाद यहाँ पर उदाहरण देखो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या लिखे हुए हैं, ही पिक्ड हिमसेल्फ, ही पिक्ड उसने उठाया, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं से, तो उसने कैसे उठाया, स्वयं से उठाया, मीन्स जो कार्य उसने किया हुआ है वह किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, ही की तरफ इंडिकेट कर रहा है, संकेत कर रहा है ना। ही पिक्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं से उठाया, मीन्स कार्य ने किसकी तरफ इंडिकेट किया, सब्जेक्ट की तरफ इंडिकेट किया ना, कर्ता की तरफ इंडिकेट किया। वही तो हमने बताया डेफिनेशन में, कर्ता के द्वारा किया गया कार्य कर्ता को ही इंडिकेट करे, संकेत करे, तो वहां क्या होता है आपका, वहां आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, आप बतिया भेजा में थोड़ा थोड़ा घुस रही है ना, घुसेगी, एकदम ऐसे घुसेगी, लेकिन ढंग से समझोगे तब घुसेगी। अब ही पिक्ड हिमसेल्फ, आप उम्मीद करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। और ही यहाँ पर सिंगुलर था, इसलिए ही के लिए हमने हिम, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पे प्रयुक्त हुआ है ना, ऑब्जेक्टिव केस होता है, और ऑब्जेक्टिव केस है आपका हिम सिंगुलर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सेल्फ जोड़ेंगे, हिमसेल्फ हो जाएगा। अब दूसरा समझना, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं से क्या किया, हर्ट किया, चोट अपने आप को पहुंचाया। जैसे हमारी गर्लफ्रेंड मान लो छोड़ छाड़ के चली गई है, ठीक है, गर्लफ्रेंड छोड़ो तो ढंग की सोचो, मेहरारू है मान लो हमारी छोड़ के चली गई है, हालांकि अभी कोनो मेहरारू नहीं है, सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। अगर छोड़ के चली गई है भैया, तो अगर हम अपने आप को चोट पहुंचा ले रहे हैं उसकी याद में, कैसे याद में चोट पहुंचा ले रहे हैं, अगर अपने आप को दर्द पहुंचा रहे हैं, तो वही हो जाएगा आई हर्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप को ही दर्द पहुंचाया, चोट पहुंचाया। तो मीन्स यहां आई को ही माई सेल्फ ने इंडिकेट किया ना, माई सेल्फ ने आपको मॉडिफाई किसको किया, सब्जेक्ट को ही मॉडिफाई किया ना। तो आपको जब सब्जेक्ट को ही मॉडिफाई कर रहा है तो यही तो डेफिनेशन हमने बताया, जब कर्ता द्वारा किया गया कार्य कर्ता की ओर संकेत करे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका वहां पर ये हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर आई का ऑब्जेक्टिव केस पजेसिव केस माई होता है, और माई में हम क्या जोड़ते हैं, सेल्फ जोड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है सिंगुलर है, तो सिंगुलर में हमने आपको सेल्फ बताया है, तो आई हर्ट माई सेल्फ हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किन में सेल्फ जोड़ते हैं, किन में सेल्फ जोड़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो हम लोग अगले प्रोनाउन की तरफ बढ़ जाते हैं, और अगले प्रोनाउन की तरफ जो नीचे दिख रहा होगा ना, आगे कुछ नहीं बोलेंगे, जो नीचे दिख रहा होगा आप काम कर लेना। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, हम लोग जो है अगले प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं, 8वें प्रोनाउन की तरफ। यहाँ पर देखना आपका एम्फेटिक प्रोनाउन आपका 8वां प्रोनाउन है, हमने इसी के बारे में चर्चा किए हुए थे, इसका जो है आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी इसमें। तो यहाँ पर देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक सर्वनाम। अब इसमें एम्फेटिक में कुछ ज्यादा ही दबाव डालना है, अभी तक जो सब्जेक्ट पे कम दबाव डाल लेते, अब सब्जेक्ट पे ज्यादा ही दबाव डालना है। तो अब ज्यादा ही दबाव डालेंगे, कैसे डालेंगे उदाहरण पे समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, उदाहरण से चलेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ पहले नियमों तो सीख लें। नियमों का कहता है, जो प्रोनाउन सब्जेक्ट पर दबाव डालते हैं,
क्या लिखे हुए हैं, ऐसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट पर दबाव डालते हैं वे इंफेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होते हैं, केवल सेल्फ व सेल्फ का रूप क्रिया से पहले करते हैं। मीन्स जो सेल्फ और सेल्फ का प्रयोग होता है उसका प्रयोग जो है क्रिया से पहले करते हैं। अब जो है ये आपका डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग चलते हैं इसके उदाहरण की तरफ चलते हैं तो समझ जाएंगे कैसे क्या है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने दो चीजें लिखे हुए हैं, दो उदाहरण लिखे हुए हैं, यहाँ पर अच्छे से समझने की कोशिश करना। हमने लिखे हुए हैं आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने इसे स्वयं किया। आप प्यार बच्चे यहाँ पर जो है अगर माई सेल्फ बाद में लिखा होता, सब्जेक्ट के बाद में लिखा होता, वर्ब के बाद लिखा होता तो आपका क्या हो जाता, तब वहां आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता। लेकिन आई के जस्ट बाद ही लिखा गया है तो जस्ट बाद आपका क्या हो जाता है, ये आपका कौन सा प्रोनाउन, इंफेटिक प्रोनाउन हो जाता है, क्योंकि उसको दबाव डालने के लिए उसके बगल में प्रयोग किया गया है। सब्जेक्ट पे कुछ ज्यादा दबाव डालने के लिए उसके बगल में क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो जय से सिंपल से बात। दूसरा एग्जांपल समझ लो तब उदाहरण बढ़िया वाला देते हैं। दूसरा हमने लिखे हुए हैं दे देमसेल्फ डिड दिस वर्क, वे स्वयं से इस कार्य को किए। तो दे को ज्यादा दे पर दबाव डालने के लिए क्या किया गया, देमसेल्व्स को उसी के बगल में प्रयोग कर दिया गया है। ठीक है, जैसे सपोज दैट मान लो कि अभी हमारी ब्याह नहीं हुआ है तो गर्लफ्रेंड जो होने वाली होगी, सपोज दैट अभी दूर है, ब्याह नहीं हुआ तो दूर है, लेकिन जैसे ब्याह हो जाएगा वो हमारे पे ऊपर दबाव डालने के लिए, हमारी छाती पे मूंग जो है चढ़ने धरने के लिए वो पहुंच जाएगी हमारे बगल में पहुंच जाएगी तो हमारे ऊपर ज्यादा दबाव डालेगी। अभी दूर है तो अभी ज्यादा दबाव डाल नहीं पा रही है, लेकिन बगल में पहुंच जाएगी, ज्यादा ही दबाव डालेगी। तो समझ जाना ज्यादा दबाव डाले ना तो वहां इंफेटिक प्रोनाउन है। और इंफेटिक प्रोनाउन कैसे बनेगा, मतलब उसके बगलिए में प्रयोग होगा, बगलिए में रहेगा तभी इंफेटिक प्रोनाउन। और थोड़ा सा दूर है तो मींस गर्लफ्रेंड वाला अगर लोचा है थोड़ा सा दूर है तो वहां क्या होगा, वहां आपका जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। लेकिन बगले सटा के रख दोगे ना तो वहां क्या हो जाएगा, इंफेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। आप बात समझ, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ऐसा बात से, ऐसा एग्जांपल से आप लोग समझते हो, ढंग के एग्जांपल से नहीं समझते हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ये हो गया आपका इंफेटिक प्रोनाउन हो गया। सिंपल से इंफेटिक प्रोनाउन में हमने आपको बताया सब्जेक्ट पे ज्यादा दबाव डालने के लिए जो सेल्फ और सेल्स का आपने प्रयोग किया हुआ है उसी के जस्ट तुरंत बाद अगर आप कर दे रहे हैं तो वहां पर आपका क्या हो जाता है, इंफेटिक प्रोनाउन हो जाता है, दृढ़तावाचक सर्वनाम हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको सर्वनाम समझ में आ गया होगा, इंफेटिक प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नवे प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नवा प्रोनाउन क्या है। यहां पर प्यारे बच्चे चलना जो है आपका नवे प्रोनाउन पे चलना। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मींस परस्पर वाचक सर्वनाम, ये आपका नवा प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मींस परस्पर वाचक सर्वनाम। ये सिंपल सा सर्वनाम है, इसमें दो ही होते हैं, ईच अदर वन अदर होता है। इस रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या होते हैं, ईच अदर वन अदर होता है। अब इसमें समझने की कोशिश करना, जब दो प्रोनाउन साथ साथ आते हैं तो वे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे ईच अदर में आपको दो प्रोनाउन ईच और अदर साथ में आया हुआ है तो आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। वन अंदर दो प्रोनाउन साथ में आया हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन इसका भी अच्छे से कॉन्सेप्ट तब समझेंगे जब हम लोग एग्जांपल के माध्यम से चलते हैं। जैसे हमने लिखा हुआ है मोहन एंड सोहन लव्ड ईच अदर, मोहन और सोहन एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। ई कौन बात हो गया, मोहन सोहन अपने आप में प्रेम कर रहे हैं, ये तो हमको कौन गड़बड़ लोचा दिख रहा है, आप समझ लेना इसे। यहाँ पर ये गड़बड़ वाला है कि मोहन एंड सोहन लव्ड ईच अदर, अपने आप में प्यार करते हैं। और एक बात, ईच अदर का प्रयोग दो के बीच में करते हैं और वन अंदर का प्रयोग दो से अधिक दिखाना होता है तो आप वहां पर वन अंदर का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखिए सेकंड एग्जांपल में हमने लिखे हुए हैं द बॉयज हेल्प्ड वन अंदर, मीन्स लड़कों ने एक दूसरे की क्या किया, मदद किया। तो वहां पर लड़के एक दो लड़के नहीं है, दो से अधिक लड़के हैं, उन्होंने एक दूसरे की क्या की, मदद की। तो आपका वन अंदर का प्रयोग दो से अधिक लिए करेंगे और ईच अदर जो है, ईच अदर का प्रयोग जो है दो के लिए करते हैं। तो इस बात को समझ लेना कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो ही यूज होते हैं, ईच अदर होता है, वन अंदर होता है। ईच अदर का प्रयोग दो के लिए करते हैं और वन अंदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए करते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, नोट का पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिए नोट के पॉइंट में क्या लिखे हुए हैं, हमने क्या लिखे हुए हैं, देखिए दो व्यक्तियों या वस्तुओं के संबंध में ईच अदर
तथा दो से अधिक के संबंध में वन अंतर का प्रयोग करते हैं। जो हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं वही कॉन्सेप्ट हमने नोट के पॉइंट में लिख दिए हुए हैं ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें कंठस्थ रहे। और प्यारे बच्चे एकदम बेहतरीन ढंग से लेके चल रहे हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम तक सीमित नहीं है। आप कहीं भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दुनिया में जब आएंगे तब मेरी हर एक बात आपको याद आएगी, सर ने जो पढ़ाया था एकदम बेहतरीन पढ़ाया हुआ था। तो प्यारे बच्चे ये हो गया आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। अब हम लोग अंतिम प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका अंतिम प्रोनाउन है क्या। यहां पर देखिए आपका 10वां प्रोनाउन है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन मींस विस्मय सूचक सर्वनाम। ये प्यारे बच्चों आपका लास्ट प्रोनाउन है, आज की क्लास का अंतिम जो है टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन मींस विस्मय सूचक सर्वनाम। मींस जाहिर सी बात है ऐसे जो है प्रोनाउन होंगे जो कि क्या दिखाते होंगे, विस्मय दिखाते होंगे, आश्चर्य दिखाते होंगे, वही क्या होते होंगे, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होते होंगे। वही देखिए हमने डेफिनेशन लिखे हुए हैं, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग विस्मय या फिर आश्चर्य दिखाने के लिए किया जाता है या प्रयोग किया जाता है विस्मय सूचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करना है बच्चों। यहाँ पर देखिए हमने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, व्हाट यू डोंट नो आलिया भट्ट। मींस हमने लिखा व्हाट, क्या, यू डोंट नो आलिया भट्ट, तुम आलिया भट्ट के बारे में नहीं जानते हो। तो यहाँ तुम आलिया भट्ट के बारे में नहीं जानते हो, क्या दिखाया गया, आश्चर्य दिखाया गया ना, आश्चर्य दिखाया गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा, और वाट आपका क्या हो गया, यही वाट ही आपका क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो जाएगा। वाट ने आश्चर्य दिखा, वाट यू डोंट नो अबाउट आलिया भट्ट, तो आपका ये क्या हो जाएगा, वाट आपका क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो जाएगा। दूसरे में वाट यू लॉस्ट द बेबी, क्या तुमने बेबी को खो दिया। मतलब सपोज दैट आप बाजार में गए हैं, मार्केट में गए हैं, अपने बेबी अपने बच्चे को लेके गए हैं, तो बेबी बच्चे को बजरवा में कहीं भूल जाना तो वही आश्चर्य होगा कि मतलब तुमको इतना ख्याल नहीं था। ये आश्चर्य होगा ना कि तुमको इतना ख्याल नहीं था कि तुम अपने बेबी को ही भूल गए। तो वही है व्हाट यू लॉस्ट द बेबी, तुमने बेबी को ही भूल गया, बच्चे को ही भूल गया। और बेबी हालांकि है कॉमन जेंडर, बेबी है क्या, कॉमन जेंडर। अब तो बढ़कऊ जो है मूविया में देखते होगे, लड़का लड़की को बेबी कहता है और लड़कियों लड़कों को क्या कहती है, बेबी कहती है। बेबी, जानू, सानू, सोना, मोना, जो भी टोना कहते हैं ये कुल कहते हैं। तो बेबी आपका क्या होता है, कॉमन जेंडर होता है। हमने बताया था जब जेंडर इसके पहले वाली टॉपिक में पढ़ाए थे क्लास में, तो जेंडर वाली क्लास में हमने बताया था, बेबी के बारे में चर्चा किया हुआ था। तो मीन्स अगर उस कॉन्सेप्ट में भी समझोगे कि मतलब तुम अपने बेबी को ही भूल गए, तो आप समझ जाना कि कौन बेबी वाला कर, एक बच्चा भी बेबी होता है और एक बढ़कऊ वाले जो 50 साल के हो जाते हैं ना, एक दूसरे को बेबी बेबा कहते हैं ना, वही बेबी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आश्चर्य होगा, तो वाट के माध्यम से आपने आश्चर्य देखा है, मीन्स वाट का प्रयोग जो प्रोनाउन की तरह हुआ है, तो ये आपका वाट क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे ये आपका अंतिम प्रोनाउन था, मींस अंतिम प्रोनाउन आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। तो आपका ये प्रोनाउन का सेशन पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। हमने एक एक करके प्रोनाउन के हर एक टॉपिक, छोटी से बड़ी टॉपिक को हमने कवर करने की कोशिश की है, ताकि आपको एक ही लेक्चर में कहीं और भटकने की जरूरत न पड़े। एक ही लेक्चर में प्रोनाउन के बारे में जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। और उम्मीद करते हैं अगर आपने इस क्लास को देखे हुए हैं तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कहीं भी कोई भी दुविधा नहीं होगा। कोई भी आपसे कहीं से भी पूछेगा तो आप आसानी से बता लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन क्लास समाप्त करने से पहले जो बात कहते हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और इस बात को ध्यान देना प्यारे बच्चे, क्लास 9-10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाओगे। ठीक है, आपका फर्स्ट पेपर लगभग कंप्लीट होने वाला है, सेकंड पेपर की आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचाओगे ताकि हर एक बच्चे का कुछ ना कुछ फायदा हो सके। और खास करके हम बार बार कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाया करो जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चे ये जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ते हैं, ये आपसे उम्मीदें रखते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, कल इसका एडजेक्टिव का टॉपिक चलेगा, कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।